नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगे क्यूआर कोड के माध्यम से या फिर चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच में एक टग ऑफ वॉर जैसी स्थिति है और ये शुरुआत होती है हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर से। हरदीप सिंह निज्जर एक नॉन खालिस्तानी आतंकी जिसका गैंग वॉर में कनाडा में कोई गेम बजा के चला जाता है। उसके बाद कैनेडियन अथॉरिटीज भारत के ऊपर ये आरोप लगाती है कि भैया ये तो भारत के बिहेस्ट पे हुआ है। और ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ कैनेडियन अपने आप नहीं बोल रहे थे, पीछे अमेरिकन खड़े थे। फिर पन्नू का प्रकरण आता है कि भैया पन्नू को भी निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर एक व्यक्ति कहीं से ढूंढ के लाया जाता है कि ये निखिल गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो यहां पर पन्नू को मारने वाला था। और ये पूरा का पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पर ये दर्शाने का प्रयास है कि भैया भारत कुछ गलत कर रहा है। जैसे भारत कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा रैकेट चला रहा है कि भैया वो हिट जॉब्स कर रहा है और भारत को एक रोग स्टेट जैसा कुछ स्थिति क्रिएट करने का प्रयास किया गया। अब इसके लिए बहुत सारे सबूत तो वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि टग ऑफ वॉर चल रहा था तो भारत ने एक खास व्यक्ति पकड़ लिया, मैथ्यू वैन डाइक। और जैसे ही इस व्यक्ति को पकड़ा या कहें सीआईए की गर्दन भारत के हाथ में आई, क्योंकि मैथ्यू वैन डाइक वो व्यक्ति है जो नॉन मर्सनरी है, जो सीआईए के लिए काम करता है पूरी दुनिया के अंदर। यूक्रेनियन को ये ट्रेन कर चुका है, इराक में ही हो चुका है, लीबिया में पकड़ा जा चुका है, अफगानिस्तान, सीरिया, आप कहीं पर भी नाम लीजिए जो बैटल ग्राउंड है वहां ये व्यक्ति मिला। और जहां पर भी पकड़ा गया, कहीं 2 महीने में छूट गया, कहीं आधे महीने में छूट गया, कहीं जल्दी, मतलब वो ज्यादा समय कहीं नहीं रह पाया। लेकिन जब वो भारत में पकड़ा जाता है तो अब उसकी स्थिति ये है, जो वो व्हील चेयर पे जा रहा है, ये 3-4 दिन पहले की फोटो है, वो किसी कोर्ट में लेकर जा रहे थे, तो आप देखिए किस तरीके से मूर्छित अवस्था में वो पड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये भी एक साइऑप्स है। जो मैथ्यू वैन डाइक ये जो कर रहा है वो ये दिखाने के लिए है, क्योंकि उसे पता ही इमेजेस बाहर जाएंगी, मेरे मास्टर्स तक पहुंचेंगी, तो उनके ऊपर ये प्रेशर बनाने की टेक्निक है कि देखिए मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, जल्दी बचा लो, वरना मुझे ऐसा कुछ बहुत कुछ पता है कि कहीं मैं ज्यादा टूट ना जाऊं और मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, तो जल्दी से जल्दी मुझे बचाने का प्रयास कीजिए। और ये कहा जा रहा है कि पिछले 50 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है कि भैया मुझे अमेरिकन खाना दिया जाए, इंडियन खाना बहुत स्पाइसी है, सुबह के समय बहुत दिक्कत होती है और पानी से वैसे धोना पड़ता है, कागज वागज की आदत पड़ी हुई है, तो कह रहा बड़ी दिक्कत हो रही है साहब, बचाइए। ये वो व्यक्ति है जो मणिपुर के अंदर, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुकी जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनको, कुकी चिन वालों को ट्रेनिंग दे रहा था, ड्रोन चलाना सिखा रहा था। भारत के ही किसी मित्र देश ने जानकारी दी, पहले इसको पकड़ा 12 मार्च को, फिर इसने और नाम उगले, उसमें फिर यूक्रेनियन पकड़े गए। तो एक तरीके से पूरे के पूरे जो एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, इसीलिए जब मार्को रूबियो भारत आता है तो यह प्रयास किया जाता है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नेगोशिएट कर लिया जाए कि इसको बचा लें। और अब जो निखिल गुप्ता वाला प्रकरण है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसको लेकर कि ये कहा जाए कि भैया एक एक्सचेंज कर लेते हैं, चलिए कि निखिल गुप्ता आप रख लो और हमें मैथ्यू वैन डाइक दे दो। लेकिन भारत ने कहा भैया हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहा मैथ्यू वैन डाइक, पहली बात तो निखिल गुप्ता एक मात्र बिजनेसमैन है, मान लीजिए हमें सिर्फ चर्चा करनी है उसके लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए वो कोई स्पाई भी है, तो निखिल गुप्ता कहीं यहां है और मैथ्यू वैन डाइक यहां है, तो कंपैरिजन नहीं होता है। भैया आप हेडली को दे रहे हो तो कोई बात भी है, एक बार को उस पर विचार किया जा सकता है। तो भारत ने जब ये मरोड़ना शुरू किया, जो मैथ्यू वैन डाइक जब पूरी दुनिया में कहीं से भी आसानी से निकल सकता था, अब वो भारत में फंसा हुआ है। तो अमेरिका की तरफ से जब निखिल गुप्ता वाला कार्ड नहीं चला तो इन्हें लगा कि भैया और कुछ बड़ा करना चाहिए। वापस से जो पुरानी प्लेबुक है उसको निकाला गया, भारत को एक रोग स्टेट के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए, इनडायरेक्टली, कि भारत जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। और उसी में नई कड़ी आती है लॉरेंस बिश्नोई। भारत का उससे कोई संबंध नहीं है, भारत में क्रिमिनल है जो साबरमती जेल के अंदर बंद है, जिसके ऊपर दर्जनों केस हैं, जिसका एक पूरा सिंडिकेट चलता है, और भारत जब भी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है भारत में उसके ऊपर क्रैकडाउन होता है। लेकिन
क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी एक इमेज बनाई हुई है, तो उसका इस्तेमाल कर कर यह दिखाने का प्रयास है कि लॉरेंस बिश्नोई का भारत सरकार से या भारतीय एस्टेब्लिशमेंट से या भारतीय एजेंसी से कहीं ना कहीं संबंध है, उनके बीएस पे वो काम कर रहा है। इस तरह का प्रोजेक्शन है, डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन प्रोजेक्शन है, कैसे है वो बताऊंगा। इसलिए अमेरिका ने लगभग 34 लोकेशंस पर उन्होंने कहा कि हमने एक ऑपरेशन हार्ड बॉल करके चलाया है अमेरिका के अंदर, कि हमने 34 लोकेशंस के ऊपर रेड की है, जिसमें लगभग 1000 किलो कोकेन, 1 किलो हेरोइन, $40,000 कैश और 12 फायर आर्म्स पकड़े हैं। ठीक है, हो सकता है एक ड्रेडेड क्रिमिनल है, उसका एक नेटवर्क होगा अमेरिका में, वो कुछ करता होगा इंडिविजुअल कैपेसिटी में। उसके अलावा उसमें लगभग 37 लोग, ये माना जा रहा है कि 37 लोगों का नाम उसमें है कि जो उनको अब अमेरिका के रडार पर हैं, जिसमें से 24 गिरफ्तार हो गए हैं, 13 अलग अलग देशों में है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई है, गोल्डी बरार है, जग्गू भगवानपुरिया है, रोहित गोदारा है, रविंदर सिंह ढांडा है। ये सारे मतलब मेन पॉइंट्स हैं। और उनके हिसाब से गोल्डी बरार यूएस का नेटवर्क चलाता है, रोहित गोदारा यूरोप का नेटवर्क चलाता है, और ये भी कहा अमेरिका ने कि इनका नेटवर्क अमेरिका में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, यूरोप में है, कनाडा में है। और देखिए ये सारे वो नाम है जो फाइव आई ग्रुप का हिस्सा है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो फाइव आई ग्रुप है उनमें भारत का ही रोग एलिमेंट काम करता है। और ये कब कहा? जब भारत जाता है, जब भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी बड़ी डील हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो ये प्रोजेक्शन है कि देखिए हम तो परेशान हैं ही भारत से, ये फाइव आइज वाले भी, इनके यहां भी ये लोग काम कर रहे हैं। अरे साहब, इन खालिस्तानियों को या फिर इस तरह के क्रिमिनल्स को तो आप ही बुला रहे थे ना अपने यहां पे, अपने यहां आप ही ने बसाया है। आप ही के यहां के जो ड्रग सिंडिकेट हैं, एक्सटॉर्शन वाले हैं, इलीगल जो भी काम होते हैं, उनको जो वर्कफोर्स चाहिए थी, जो उनके लिए काम कर सके, आपने ही तो एक्सपोर्ट किए थे खालिस्तान के नाम पर अपने देश के अंदर, या अलग अलग चीजों के हिसाब से। तो भैया अब आपके यहां वो कुछ कर रहे हैं तो भारत तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन भारत को कैसे इसमें इंप्लीकेट करना है, भारत को कैसे इन्वॉल्व करना है, तो क्या कहा गया कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट है। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के प्रति उसकी वफादारी है, भारत का बहुत खास है। क्या इस्तेमाल करने की जरूरत थी पैट्रियोटिक और नेशनलिस्ट? अरे क्रिमिनल है, आपके यहां है, हमारे यहां है, साबरमती जेल के अंदर बंद है, और आप कह रहे हैं कि हम उसका एक्स्ट्रेडिशन करेंगे, प्रत्यर्पण करेंगे अमेरिका में। हो ही नहीं सकता भैया। जो लॉरेंस बिश्नोई, साबरमती छोड़िए, साबरमती से दिल्ली नहीं जा सकता, मुंबई नहीं जा सकता, अपने गृह जिले नहीं जा सकता, उस अमेरिका एक्स्ट्राडाइट कैसे कर दीजिए? भारत के अंदर बाकायदा कानून है उसके लिए कि वो वहीं रहेगा साबरमती जेल के अंदर। अगर कोर्ट की भी प्रोसीडिंग होनी है तो उस प्रोसीडिंग के लिए भी वो कहीं नहीं जा सकता, सीधा जेल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब कुछ होगा। अब भारत में जब तक वो पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उसे सजा नहीं हो सकती, तब तक एक्स्ट्रेडिशन भी नहीं होगा। और भारत में कैसे चीजें चलती हैं सबको पता है। तो आप ये कहेंगे कि भारत में क्रिमिनल है, मैं किसी लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं कर रहा। जो सजा है उससे ज्यादा ही मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, या जो भी भारत में कोई इलिसिट काम कर रहा है, सबके लिए। लेकिन आप भारत में से एक अपराधी का नाम उठाएंगे और ये कहेंगे कि भैया ये फला फला है, और क्योंकि उसने कुछ फेसबुक पोस्ट डाल दी है कि मैं नेशनलिस्ट हूं, पैट्रियोटिक हूं, आप उस चीज को बहाना बनाएंगे और भारत के लिए इंप्लीकेट करेंगे। यही तो प्रयास किया था आपने हरदीप सिंह निज्जर के लिए कि इंडियन एजेंसीज ने मरवाया है, इनडायरेक्टली यही था ना। ट्रूडो ने तो कह दिया था कि मुझे जानकारी मिली है, सबूत कोई नहीं दिया। लेकिन आज वही कनाडा की आरसीएमपी जो वहां की एजेंसी है, वो ये कह रही है कि निज्जर की किलिंग में डायरेक्टली भारतीय सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब तो वो भी कह रहे हैं गैंग वॉर है। यहां तक कि वो अब ये कह रहे हैं कि जो कनिष्क, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो प्लेन जो हुआ था, वो कैनेडियन खालिस्तानियों ने किया था। भैया आपके 5i की एक आई तो अभी पहले ही फड़फड़ाने लगी है, वो कह रही है निज्जर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कनिष्क बॉम्बिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तो खालिस्तानी आतंकी थे, वो खुद कह रहे हैं। पहले जाके एक बार उनसे तो बात कर लो। इसी अमेरिका ने यही निज्जर का एपिसोड क्रिएट किया। अब यही ऐसा ही कुछ अडानी के खिलाफ करने का प्रयास किया। क्यों? भारत ने एक मजबूत आदमी पकड़ लिया, सीआईए का एक मर्सनरी,
और ये मैसेजिंग सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति पकड़ लिया, ये मैसेजिंग उन मर्सिनरीज के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो शायद भविष्य में भारत आते किसी भी चीज के लिए। तो अब उन्हें भी एक खतरा बना है कि भैया भारत जब मैथ्यू वैन डाइक जैसे को नहीं छोड़ रहा तो हमें कैसे छोड़ेगा अगर हम फंस गए। अभी तक तो वो इस बलबूते आते थे ना कि द ग्रेट पावर ऑफ अमेरिका मेरे पीछे खड़ी है, मैं जहां भी जाऊंगा मुझे बचा लेंगे। लीबिया जहां गद्दाफी के खिलाफ लड़ रहा था, उस जेल में से निकाल लाए थे अमेरिका वाले। भारत से तो फिर भी संबंध बहुत बेहतर है, अगर वहां से नहीं निकाल पा रहे तो आने वाले लोग जो रिक्रूटमेंट है उसमें फर्क पड़ता है। और ऊपर से मैथ्यू वैन डाइक बहुत सारी ऐसी जानकारी देगा कि भैया किस तरीके से मर्सिनरीज भारत आते हैं, भारत से वो एक पर्टिकुलर रूट लेते हैं, म्यांमार में जाते हैं, अपना काम करते हैं, वापस आते हैं और फिर निकल जाते हैं। और रही बात, आपने ये पूरा का पूरा एपिसोड लॉरेंस बिश्नोई पे किया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो निर्दोष है, लेकिन आपने निज्जर के पक्ष में भी किया था ना, झूठा निकला। अडानी के लिए कहा आपने, फिर आपने कहा कि भैया नहीं नहीं वो तो नेम एंड शेम था, कि उससे कोई वो तो ऐसे ही था, फर्जी केस था। तो आपकी क्रेडिबिलिटी कहां है? हम कैसे मान ले कि लॉरेंस बिश्नोई को भारत सरकार या भारत का कोई संबंध है लॉरेंस बिश्नोई से? दिक्कत क्या है, जब हम मैथ्यू वैन डाइक को पकड़ लेते हैं तो इन्हें दिक्कत होती है। दिक्कत यहां है जब एफसीआरए का कानून पास होता है तो चीखें निकलने लगती हैं। दिक्कत यह है कि भैया पंजाब चुनाव आने वाला है, लॉरेंस बिश्नोई किसी ना किसी तरीके से एक फैक्टर है पंजाब के अंदर, और वो जिस तरीके से अपनी पर्सनल गैंग वॉर में खालिस्तानियों के खिलाफ उसने कहीं ना कहीं कुछ खालिस्तानी जो एलिमेंट है उनको चटकाया है, तो ये मैसेजिंग है अमेरिका की तरफ से उस एलिमेंट को जो पंजाब में एक्टिव है, वो खालिस्तानी एलिमेंट, कि देखिए हमारी बैकिंग है, जो तुम्हें चटका रहा है, तुम्हारी उसकी पर्सनल दुश्मनी में मैं उसे कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास करूंगा। जैसे सतलुज मूवी आई, उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया। मुझे ठीक है वो एक प्रोपेगेंडा मूवी थी, लेकिन बैन करके आपने पहले तो उसे पास ही नहीं होना दिया जाना चाहिए था सेंसर बोर्ड से। अगर वो इतनी खराब थी उसे नहीं होने दिया जाना चाहिए था। अब बैन करके आपने उसे घर घर पहुंचा दिया। मेरा तो पक्ष यह है उस पास ही नहीं होने देना चाहिए था। देखिए पंजाब क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों ये लॉरेंस बिश्नोई के माध्यम से पंजाब के खालिस्तानियों को भी मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। जितने भी बॉर्डर स्टेट से बीजेपी लगभग सबको सिक्योर कर चुकी है। पश्चिम बंगाल है, असम है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह का सेटअप है पुलिस अपने पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के। पंजाब बचता है, और पंजाब में वो फाइनल बैटल लड़ी जाएगी। अमित शाह पहले कह चुके मेरा अगला प्रायोरिटी क्या है माओइज्म के बाद। माओइज्म के बाद जो अगली प्रायोरिटी है वो नार्कोटिक्स है, मुझे उसको कंट्रोल करना है। और पंजाब एक तरीके से उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पोजीशनिंग है कि भैया वहां जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अगर वहां कंट्रोल होता है तो बड़ा झटका उस इकोसिस्टम को लगेगा। और आपने सतलुज मूवी बैन की, पंजाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इंडिया के जितने भी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं उसमें हाई प्रोफाइल पोजीशन पर बहुत हद तक पंजाब कैडर के वो अधिकारी हैं जो कभी उस पूरे के पूरे दौर में जो पंजाब में था, उस दौरान कोई एसपी था, कोई एसएसपी था, कोई डीआईजी था, कोई आईजी था, उस रैंक पर थे। आज वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप पोजीशंस पर हैं। और पंजाब में जो उन्होंने सीखा, फॉरेन फंडिंग, टेररिज्म, केओस, सिविल वॉर, इन चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस एक्सपर्टीज को लेकर आज वो भारत की टॉप प्रीमियर एजेंसीज के अंदर है। फिलहाल आरएनएडब्ल्यू का जो चीफ है पराग जैन, पंजाब कैडर से आते हैं। तरन तारन, जहां की कहानी है ये सतलुज, वहां के एसएसपी रहे हैं। उससे पहले सामंत गोयल जो पहले रॉ के चीफ रह चुके हैं। आपने धुरंधर जो मूवी देखी है उसमें जो माधवन के साथ जो अजीत डोभाल का किरदार निभा रहे हैं, उनके साथ एक और व्यक्ति रहता है जो उनका असिस्टेंट है, वो कहा जा रहा है कि सामंत गोयल पर बेस्ड है, उसमें भी गोयल है उसका नाम। वो गुरदासपुर के अधिकारी रह चुके हैं। गुरदासपुर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसका हब था उस समय दौरान। तो वो लोग अब इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस या जो एजेंसीज हैं उनके हेड हैं या उसमें काम कर रहे हैं, उसमें अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के जो अधिकारी हैं
उनको लॉरेंस बिश्नोई या इन तरह के लोगों से जोड़कर आगे ये दिखाया जाएगा कि भैया ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये यहां रुकेगा नहीं। लॉरेंस बिश्नोई से बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाएगा, पंजाब के बहुत सारे अधिकारियों को, ताकि जब चुनाव आए या बहुत सारी ऐसी चीजें हों, जब यहां पर नार्कोटिक्स के ऊपर ऑपरेशन हो या जो भी सरकार कोई एक्शन लेना चाहे, तो एक तरीके से उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउन कर दीजिए कि भैया ये तो अपराधियों के साथ है। तो जो भी एक्शन ले रहे हैं उन पे एप्रीहेंशन यानी उन पे एक संशय पैदा कर दिया जाए। आपको ये मैं अब तक जो हुआ वो बताया, अब आगे क्या होगा वो बता रहा हूं। अडानी वाला मामला पूरा ऐसा ही था, उसकी इमेज खराब कर रहे थे ना। और आपने जब निज्जर वाला मामला हुआ तब भी भारत के जो पोस्टेड डिप्लोमेट्स थे उनकी इमेज खराब करने का प्रयास किया। अब यहां से भारत के जो प्रीमियर, जो बहुत ही टॉप नॉच अधिकारी हैं, उनकी इमेजेस खराब करने का प्रयास होगा। यह पूरा का पूरा प्रयास आपको होता दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर जब भारत ने सीआईए के टॉप व्यक्ति की गर्दन को अच्छे से पकड़ा, फंडिंग नेटवर्क को एफसीआरए के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास किया, जब आपने कहा कि भैया हम नार्कोटिक्स पे लेंगे, मणिपुर में जो सब कुछ है वो हो इसीलिए रहा है ना, गोल्डन ट्रायंगल के लिए। और पाकिस्तान का पूरा ऑपरेशन चलता है पंजाब में, जो वो जिस तरीके से पैसे उगाही करता है चिट्टा भेजकर, तो अगर आप उस पर भी कंट्रोल कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट पे भी कंट्रोल कर देंगे, तो भैया नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, ये पंजाब वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। जो K2 डेस्क है उसमें भी उनको नुकसान होगा, तो वो ऐसे ही रहने देंगे क्या? और ऊपर से ये खालिस्तानी जो एलिमेंट है, जो कनाडा में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, वो प्रेशराइज करेंगे वहां के लोकल लोगों को, वहां की अथॉरिटीज को, एजेंसीज को, वहां के स्टेक होल्डर्स को कि भैया हमारी तो वहां लगी पड़ी है, हम तुम्हारे लिए यहां सारे गलत सलत काम करते हैं, अपने हाथ गंदे करते हैं तुम्हारे लिए, और तुम हमें वहां नहीं बचा रहे। इसलिए सब कुछ हो रहा है और आगे ये और होगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जब भी भारत कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करता है, तो जो ये पंजाब वाला स्टोव है ना, इसकी फ्लेम तेज कर दी जाती है। मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय में ऑस्ट्रेलिया में है, क्वाड, जिसमें भारत था, अमेरिका था, जापान था और ऑस्ट्रेलिया थे, अब लगभग डेड हो चुका है जब से ट्रंप आया है। लेकिन अब यूएस को लगता था कि भैया क्वाड के बिना भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान में कैसे संबंध बनेंगे, तो क्वाड के माध्यम से ही होंगे। लेकिन भारत अब जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा है, उसे तो किसी क्वाड की, पेंटा की और हेक्सागन की किसी की जरूरत नहीं है। वो तो अपने इंडिविजुअल स्तर पर भी डायरेक्टली वो काम कर सकता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें भारत सरकार या भारत सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका नाम खराब करने के लिए आपको ये ऐसे और सारे बहुत सारे एपिसोड अब आते दिखाई देंगे। निखिल गुप्ता वाला मैटर है, वो भी सितंबर में शायद जहां तक है लास्ट निपट जाएगा। उसमें से जो निचोड़ सकते थे निचोड़ लिया, अब नया वाला चैप्टर खोला है। खैर, जो भी इसमें से निकल कर आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।